मतलब इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। बस क्या है, अगर एक बार बेसिक इसका क्लियर हो जाए ना, ये वाला ईटा ए V1 माइनस V2 अपॉन एन। यहाँ पर ना ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी देखो एक यूनिट तो ये लिखी थी न्यूटन सेकंड और मीटर की पावर -2। एक ना इसकी एसआई यूनिट होती है जिसका नाम होता है पॉइस्यूली। क्या नाम होता है? पॉइस्यूली नाम। और इसका ना जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PI। और एक इसकी सीजीएस यूनिट भी है। वो है पॉइस। और 1 पॉइस्यूली जो है उसकी वैल्यू 10 पॉइस के बराबर होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ईटा, ठीक है, ए तो एरिया हो गया, और ये एक टर्म हो गया देखो V1 माइनस V2, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ये डिफरेंस ऑफ बोथ द वेलोसिटी अपॉन एल। ये जो पूरा टर्म है ना, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्ट्रेन रेट तो कह ही सकते हो, है ना। लेकिन जैसे चेंज इन एनीथिंग अपॉन लेंथ अगर करें ना, तो वो चीज ग्रेडियंट बन जाती, ठीक है, कि 1 मीटर चलने में कितना चेंज आ रहा है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो मान लो कभी सिर्फ यही पूछ लेना व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वो आएगा V1 माइनस V2 अपॉन एल। और इसकी यूनिट देखो क्या होगी, इसकी तो होगी मीटर पर सेकंड, और ये मीटर, तो सेकंड की पावर -1। और लार्ज, वैसे ना ये वाला फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पहले तो आते थे, बहुत पहले एक आध क्वेश्चन आए, उसके बाद फिर आने बंद हो गए। लेकिन मैं आपको एक तो करा ही देता हूँ ना, आपको पता तो लिखा है अ लार्ज वुडन प्लेट ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर floating on the surface of a river is made to move horizontally with a speed of 2 meter per second by applying a
tangential force. If the river is 1 meter deep and the water in contact with the bed, है ना, river bed is stationary, then find the tangential force needed to keep the plate moving. और इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है ना वाटर का, वो 10 टू द पावर -2 पॉइस दे रखा है। देखो सबसे पहले तो इसमें हम ये देखें कि जैसे रिवर है, ये है रिवर बेड, और रिवर वन मीटर, ठीक है, और एक प्लेट है जिसका एरिया इन्होंने दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, वो फ्लोट कर रही है। अब ये ना इधर जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना, जबकि इन्होंने कहा है कि वाटर इन कांटेक्ट विद द बेड इज स्टेशनरी, यानी यहाँ पे तो वेलोसिटी कितनी है, 0। तो आप खुद ये देख सकते हैं कि एक वेलोसिटी 2 है और एक वेलोसिटी 0 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, और ईटा है 10 टू द पावर -2 पॉइज पॉइज। लेकिन हम लोगों ने ये लिखा था ना कि 1 पॉइस्यूली होता है 10 पॉइज, तो यहां से 1 पॉइज जो होगा वो 1/10 पॉइस्यूली होगा क्या, बताइए। तो ये 10 की पावर -2 पॉइज है ना, तो इसको ये लिख सकते हैं 10 की पावर -2 इंटू 1/10 पॉइस्यूली, यानी कि 10 टू द पावर -3 पॉइस्यूली, ये ईटा आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए दिस इज द फॉर्मूला। तो ईटा इज 10 टू द पावर -3, what is the area, it is 10 meter square, v1 minus v2 means 2 minus 0 upon, and what is the length is 1 meter। तो ये आ गया 10 की पावर -3 और 10, तो 10 की पावर -2 हो गया, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.02 मीटर। स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ के बारे में लिख लेते हैं कि दिस लॉ gives the viscous force
acting on a spherical object moving in a viscous liquid. ठीक है, दिस लॉ गिव्स द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बॉल है या कोई वाटर ड्रॉप है। जैसे जब बारिश होती है तो पानी की ड्रॉप्स ऊपर से गिरती हैं, तो एयर में गिरती है ना वो, तो एयर उन पे विस्कस फोर्स लगाती है। ठीक है, वो भी इससे दे सकते हैं। तो स्टोक्स ने क्या कहा था, उसने कहा था कि सपोज कोई यहां पर, फॉर्मूला तो खैर बड़ा सिंपल सा है और मेरे ख्याल में सब लोगों ने सुन भी रखा होगा। कोई इस तरह से अगर विस्कस लिक्विड है और कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस आर है, वो इसमें अपन लोग ऐसे वी वेलोसिटी से चलाएं, तो इस पर जो विस्कस फोर्स लगेगी वो अपोजिट में लगेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। और वो कितनी लगेगी, वो होगी 6 पाई ईटा आर। ये उसने लॉ दिया। यहां पर ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड मतलब वही सराउंडिंग मीडियम। वैसे लिक्विड कहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसको यही लिखते थे ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। और v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द स्फेरिकल। ठीक है, वैसे ही विस्कस फोर्स ना, इट इज जस्ट लाइक फ्रिक्शन, ये हम याद रखें कि ये फ्रिक्शन के ही जैसी है। जैसे फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, इसकी वजह से भी एनर्जी का लॉस होता है। और हाँ, इसका मैं ये भी लिख देता हूँ, इट्स डायरेक्शन इज opposite to that of velocity. Its direction is opposite to that of velocity. अलावा स्टोक ने एक और बात कही थी, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। उसने ये कहा था कि जैसे कोई कंटेनर है, ठीक है, कॉपी मत करना, ठीक है। उसने कहा था कि सपोज कोई कंटेनर है, बहुत बड़ा सा कंटेनर, उस कंटेनर में कोई लिक्विड भरा हुआ है।
अब अगर हम एक बॉल लेंगे, ठीक है, और उसे किसी भी वेलोसिटी से 0 1 2 3 4 किसी भी वेलोसिटी से इसके अंदर डाल दें, तो फाइनली उसे किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर ही आना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसने कहा कि अगर इस बॉल को ना जो इनिशियल वेलोसिटी दोगे वो 2 दोगे सपोज, तो 2 से ना बढ़ते हुए 5 पर आ जाएगी। अगर इस बॉल को जो वेलोसिटी दोगे वो 10 दोगे, तो 10 से कम होते हुए 5 पर आ जाएगी। अगर 5 ही दोगे तो चेंज ही नहीं होगी। समझे लॉजिक? मतलब उसने कहा कि वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ विस्कस लिक्विड, देन फाइनली इट मूव्स विथ वन कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ रहे? अगर हम इसको वेलोसिटी उस कांस्टेंट वेलोसिटी से ज्यादा देते तो कम होते हुए उस पे आ जाती। अगर हम इसको जो वेलोसिटी देते इनिशियल वो उस कांस्टेंट वेलोसिटी से कम देते तो बढ़ते हुए उस पे आ जाती। समझ पा रहे हो लॉजिक? बोलो। तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी लिख देते हैं, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी with which an object moves in a viscous liquid। और एक पॉइंट और है टर्मिनल वेलोसिटी का कि इन अ विस्कस लिक्विड there will always be a terminal velocity of the object। In a viscous liquid there will always be a terminal velocity of the object। मतलब जैसे सपोज मैं टर्मिनल वेलोसिटी को vt लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या क्या केसेस हो सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी है 10, ठीक है, सपोज ये एग्जांपल दे रहा हूं। अब मान लीजिए आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने सिर्फ बॉल को ड्रॉप कर दिया, आपने सोचा यार मैं तो ना इस बॉल को कोई वेलोसिटी दूंगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? कोई वेलोसिटी नहीं दूंगा तो क्या होगा? तो देखो, सपोज है केस 1 कि जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी वो 0 दे दी, तो स्टोक ने ये कहा ऐसे में वेलोसिटी बढ़ेगी और बढ़ते हुए टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच पाएगी। तो अगर हम लोग एक वेलोसिटी और टाइम वाला ग्राफ बनाए, तो ये कोई टर्मिनल वेलोसिटी है और शुरू में जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी। तो उसने कहा ना वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते टर्मिनल तक पहुंची। केस 2, मान लीजिए आपने 0 वेलोसिटी नहीं दी,
मान लो टर्मिनल वेलोसिटी थी 10 और आपने जो वेलोसिटी दी वो 5 दे दी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो नहीं है लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी से कम है। मान लो ये केस हो। अब इस केस में ये है वीटी, अच्छा ये देखो इनिशियल वेलोसिटी यू, इट इज नॉट जीरो, है ना, जीरो से ऊपर है बट वीटी से कम है। तो यहां से भी ऐसा ग्राफ करने के लिए कि मान लीजिए हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी 10 है और हमने ना बॉल को 10, हमने बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंक दिया, मतलब जो वेलोसिटी हमने दी वो टर्मिनल ही देती। अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, देखो तो ये पॉइंट जो है ना ये है टर्मिनल वेलोसिटी और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसी के बराबर है। तो इस केस में वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। अच्छा एक है केस 4 कि मान लीजिए जो इनिशियल वेलोसिटी हम दें वो टर्मिनल से ज्यादा देगी, टर्मिनल है 10 बट वी गिव अ वेलोसिटी सपोज 15, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये है टर्मिनल वेलोसिटी और जो वेलोसिटी हम दें वो सपोज ज्यादा है। तो ऐसे में उसने कहा कि वेलोसिटी ना कम होते हुए टर्मिनल पे आ जाएगी, कम होते हुए टर्मिनल पे आ जाएगी, मतलब टर्मिनल को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर उसके नीचे है ना तो बढ़ते हुए टर्मिनल पे आ गई, अगर ऊपर है तो कम होते हुए आ गई। अच्छा तो आखिर ऐसा क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी पर, ऐसा क्या होता है कि उसको क्रॉस नहीं कर पाती, ये भी एक बात है। अब देखो तो ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पहली चीज टर्मिनल वेलोसिटी को कोई भी क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा, उससे कम है तो उस तक पहुंच के रुक जा रहा है और उससे ज्यादा है तो उस तक पहुंच के रुक जा रहा है ना। तो होता क्या है कि when an object reaches the terminal velocity, when an object reaches the terminal velocity then its acceleration becomes zero। तो जैसे ही वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचता है उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक विस्कस लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सपोज नीचे की तरफ जा रहा है किसी वेलोसिटी v से। तो अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगी, एक तो इस पे लगेगा mg, mg, एक इस पे लिक्विड क्या लगाएगा अपथ्रस्ट, नीचे की तरफ जा रहा है तो लिक्विड एक विस्कस फोर्स भी लगाएगा। वो ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है, टर्मिनल वेलोसिटी आ चुकी है, एक्सेलरेशन जीरो। तो लिख सकता हूं मैं कि व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच्ड देन, ऊपर है u, ऊपर है एफ वी, यू प्लस एफ वी इज इक्वल टू एम। what is upthrust? Upthrust is volume of the solid into density of the liquid into g. What is viscous force? It is 6 pi eta rv,
ये भी ऐसे बन सकता है, इज इक्वल टू व्हाट इज एम जी, मास है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू जी। तो कोई समझ में आया? यस सर। तो यहां से 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, अब ये वॉल्यूम जो है इसको लिख सकते हो ना 4/3 पाई आर क्यूब और रो एस माइनस रो एल इंटू जी। तो एक आर से ये आर स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो वी कितना आ गया 2 आर स्क्वायर रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 3 3 जा 9 ईटा। फाइंड द अच्छा एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा, रो एस माइनस रो एल लिखा है ना, रो एस माइनस रो एल। देखो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हुई और लिक्विड की कम हुई, एक केस हो सकता है। एक ये भी हो सकता है ना कि सॉलिड की कम हो और लिक्विड की ज्यादा हो, सॉलिड की ज्यादा है और लिक्विड की कम है, तो मेरे ख्याल में आपको ये पता ही होगा कि वो नीचे ही जाएगा, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी। और अगर सॉलिड की कम है और लिक्विड की ज्यादा है तो फिर ऊपर की तरफ जाने लगेगा। जैसे हीलियम गैस भर दें मान लो किसी बलून में, हीलियम गैस, ठीक है। अब हीलियम गैस जो है उसकी डेंसिटी ना एयर की डेंसिटी से कम होती है, तो अंदर वाले की डेंसिटी बाहर वाले की डेंसिटी से कम हो गई, तो ये ऊपर जाने लगती है। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस जीरो 0.01 mm, फिर इन्हें लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ viscosity of air is 1.8 into 10 to the power minus 5 न्यूटन सेकेंड मीटर की पावर, एंड इट्स डेंसिटी इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है ना वो है 1000 kg पर मीटर क्यूब और जी की वैल्यू 10। इन ड्रॉप है, देखो इसमें ये वाटर है, इसकी डेंसिटी 1000 है, जबकि जो एयर है आसपास की सराउंडिंग उसकी डेंसिटी 1.2 है। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा हुई ना एयर से, तो ऑब्वियसली टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी। ये पॉइंट समझे?
इसमें वाटर की डेंसिटी है 1000, क्योंकि सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी है 1.2। तो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो जानते हैं, 2r² रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 9 ईटा। नीटा। तो 2, अब रेडियस दिया है 0.01, थोड़ा कैलकुलेशन बस हो जाएंगे और कुछ नहीं। 0.01 mm, 2r² रो एस माइनस 1000 माइनस 1.2 इंटू जी अपॉन 9, और ईटा कितना दे रखा है 1.8 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
3t, ये आया 2। अच्छा ये चीज जो है 0.0, ये 1/10⁵ यानी 10⁻⁻5 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻10 हो जाएगा ऊपर। 1000 माइनस 1.2, ये 998.8 ये आ गया। इसको 1000 ही ले लेते तो ठीक था, लेकिन चलो ठीक है। फिर आया 9 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, ये हटा देते हैं तो 0 यहाँ आ जाएगा। तो 2 अगेन ये 9 हो गया, तो 998.8 इंटू 10⁻, देखो -10 और +2 मिला के हुआ -8, -8 और +5 मिला के हुआ -3 अपॉन 81, ये आया है। 9 से देखते हैं, चलो 9 9 का, और 9 भाई पॉइंट में ही आएगा, 9 1 1, फिर 9 0, और 9 9 जा 81, फिर 7 आया। देखो 9 1 जा 9, फिर 2 आ गया, 9 2 जा 18, 2 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर 9 3 जा 27। ठीक है। अच्छा इसके बाद एक पॉइंट है कि जैसे अब कुछ लिक्विड की ड्रॉप्स एयर में गिर रही हैं, तो एयर उन पे विस्कस फोर्स लगाएगी, उन पे mg भी लगेगा, अपथ्रस्ट भी लगेगी, तो सब मिला के कुछ टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है ना। और वो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2r² रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 9 ईटा, है ना। यहाँ पर रो एस मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी, और रो एल मतलब कि जो सराउंडिंग मीडियम है उसकी डेंसिटी, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कई सारी ड्रॉप्स, जैसे कई बार बारिश होती, तो कई बार आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ड्रॉप्स होती ना बड़ी छोटी छोटी होती, कई बार बारिश होती है तो बड़ी मोटी मोटी ड्रॉप्स गिरती, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स, है ना। तो क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी ड्रॉप्स आपस में कंबाइन होकर बड़ी ड्रॉप बन जाती। तो एक टॉपिक है कोएलेसेंस ऑफ ड्रॉप्स। इसका मतलब होता है एक्चुअली मर्जिंग, ठीक है, मर्जिंग ऑफ ड्रॉप्स। अब जैसे ये सोचो कि ये एक ड्रॉप है, इसका रेडियस है r और इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है v1, तो v1 ये होगा ना, तो अब मान लो इस तरह की, इफ देयर आर
n drops and they merge। मान लो n ड्रॉप्स हैं और वो सब मर्ज कर जाए आपस में, तो एक बड़ी ड्रॉप बन जाएगी जिसका रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। ऐसी n ड्रॉप्स आपस में मर्ज कर जाए तो, लेकिन मर्ज करने से क्या वॉल्यूम पे कोई असर पड़ेगा? सबकी मिला के वॉल्यूम जो पहले थी और बाद में जो है वो सेम रहेगी। तो जैसे इस एक ड्रॉप की वॉल्यूम पहले थी 4/3 पाई स्मॉल आर की, और ऐसी कुल n ड्रॉप्स आपस में कंबाइन हो गई, तो ये हो गई। और बाद में जो ये एक ड्रॉप बनी उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? तो यहां से कैपिटल आर आ गया, ये आ गया देखो स्मॉल आर इंटू एन की पावर 1/3। ठीक है ना। अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी मान लो v2 है, तो v2 को ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये जो कैपिटल आर है इसको देखो स्मॉल आर के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो v2 आएगा 2, कैपिटल आर है स्मॉल आर एन की पावर 1/3, तो स्मॉल आर स्क्वायर और एन की पावर 2/3 और रो एस माइनस रो एल इंटू जी अपॉन 9 ईटा। बताओ एक्चुअली ना, पहले देखिए पहले क्या वेलोसिटी थी, पहले ये वेलोसिटी थी, बाद में ये वेलोसिटी है। अब इन वेलोसिटीज को आप कंपेयर अगर करेंगे ना, तो 2r² रो एस माइनस रो एल जी अपॉन 9 ईटा, तो v1 था, तो v2 आ जाएगा n की पावर 2/3 इंटू v1। पॉइंट याद रखिएगा कि अगर n ड्रॉप्स आपस में मर्ज हो जाए ना, तो जो नई टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो होती है पुरानी टर्मिनल वेलोसिटी इंटू n की पावर 2/3। तो कब कोई मोशन स्ट्रीमलाइन होता है और कब कोई मोशन टर्बुलेंट होता है, ये बताने के लिए एक नंबर यूज किया जाता है जिसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। यहां हम लिख लेते हैं, इट इज अ नंबर which is used to tell whether the motion of a liquid in a tube is streamlined or turbulent। तो सपोज ये एक ट्यूब है, एक पाइप, जिस पाइप का डायमीटर कैपिटल डी है। ठीक है, ये जो पाइप है ना इसका डायमीटर कैपिटल डी, इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है इस तरह v वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इट इज v, और डेंसिटी
of the liquid. Suppose it is rho. अच्छा लिक्विड विस्कस भी होगा तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये है ईटा। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टीज हैं जैसे डेंसिटी है रो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, वेलोसिटी v टाइम्स डी। तो ना रेनॉल्ड्स नंबर जो है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन ईटा। The formula for Reynolds number is rho VD upon eta। अब ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, जैसे हम ये रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट कर लें, है ना, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर अगर मतलब यार इसमें एक पता क्या है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है। जैसे कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम हो, मतलब जो वैल्यू आए वो 2000 से कम आए, तो स्ट्रीमलाइन मोशन होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से ज्यादा आया तो टर्बुलेंट मोशन होगा। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से 3000 के बीच में आया तो फिर जो मोशन होता है ना वो मतलब अनडिफाइंड हो जाता है। मतलब कभी वो स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, कभी टर्बुलेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं इट इज अनस्टेडी फ्लो। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2000 से अगर कम है तो ये कंफर्म है ना कि स्ट्रीमलाइन है। बट 2000 से ज्यादा है तो फिर नहीं पता, मतलब हो सकता है कि टर्बुलेंट हो सकता है स्ट्रीमलाइन हो 2000 से 3000 तक, और 3000 के बाद तो कंफर्म है कि टर्बुलेंट ही है। यानी कि एक यहाँ पे टर्म हो सकता है, हम लिख सकते हैं कि इफ आर ई इज लेस देन या इक्वल टू 2000 देन फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर मैं 2000 ही रख दूं तो इट विल बी इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। तो v की वैल्यू 2000 ईटा अपॉन रो इंटू डी होगा ना। Yes, sir. ठीक है, ये जो वेलोसिटी है ना, जिस वेलोसिटी पे रेनॉल्ड्स नंबर बिल्कुल एग्जैक्टली 2000 हो जाता है, इस वेलोसिटी के जस्ट ज्यादा हुई वेलोसिटी तो वो टर्बुलेंट भी हो सकता है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फ्लो इज स्ट्रीमलाइन।